नमस्कार। देखिए, अदालत में केस जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस जीत को असलियत में कैसे बदला जाता है? मतलब जब जज साहब फैसला सुना देते हैं तो उसके ठीक बाद क्या होता है? आज हम इसी प्रक्रिया को, इसी सफर को समझने वाले हैं। डिक्री का निष्पादन। आसान भाषा में कहें तो अदालत के फैसले को जमीन पर लागू करवाने का तरीका। तो सवाल यही है कि मान लीजिए एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला आपके हक में आ गया और आपके हाथ में अदालत की डिक्री है, तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस आधा रास्ता है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उस कागजी जीत को हकीकत में बदलना। तो ये निष्पादन या एग्जीक्यूशन आखिर है क्या? देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड हमें बताता है कि ये वो पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए अदालत के फैसले को या उसकी डिक्री को अमल में लाया जाता है। सच कहूं तो इसके बिना डिक्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं। निष्पादन ही वो चीज है जो उसमें जान डालती है, उसे कानूनी ताकत देती है। तो पहला और सबसे सीधा सवाल, अदालत अपने फैसले को लागू करवाती कैसे है? इसके लिए हमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 देखनी होगी। इसमें कई तरीके बताए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो धारा 51 में हमें 5 मुख्य रास्ते दिखते हैं और इनकी पूरी डिटेल प्रक्रिया ऑर्डर 21 में दी गई है। पहला है संपत्ति की सुपुर्दगी, मतलब अगर फैसला किसी खास प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन को लेकर है तो उसका कब्जा दिलवाया जाता है। दूसरा, कुर्की और बिक्री। इसमें जो पार्टी हारी है यानी जजमेंट डेटर, उसकी संपत्ति को अटैच करके बेचा जाता है ताकि पैसे वसूले जा सकें। तीसरा, और ये काफी गंभीर है, गिरफ्तारी और निरोध, जहां पैसे न चुकाने पर उस व्यक्ति को सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। चौथा है रिसीवर की नियुक्ति, जहां कोर्ट एक रिसीवर नियुक्त करता है जो संपत्ति का मैनेजमेंट करके वसूली करता है। और पांचवा, अदालत को लगता है तो वो केस के हिसाब से कोई और तरीका भी अपना सकती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है, क्या हर डिक्री को, हर अदालती फैसले को लागू करवाया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी भी डिक्रियां होती हैं जो जीतने के बाद भी बस कागज पर ही रह जाती हैं? और इसका जवाब है नहीं। हर डिक्री निष्पादन के लायक नहीं होती। जैसे कि घोषणात्मक डिक्री, जिसे अंग्रेजी में डिक्लेरेटरी डिक्री कहते हैं। ये डिक्री सिर्फ किसी के अधिकार की घोषणा करती है, मतलब ये बताती है कि हक किसका है। इसमें किसी को कुछ करने का आदेश नहीं होता, इसलिए इसका निष्पादन हो ही नहीं सकता। दूसरा उदाहरण है अवधि बाधित डिक्री या टाइम बार्ड डिक्री। देखिए, लिमिटेशन एक्ट के तहत हर डिक्री को लागू करवाने की एक समय सीमा होती है। अगर वो समय निकल गया तो फिर वो डिक्री बेकार हो जाती है। चलिए, अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के हीरो की, यानी उस अदालत की जो इसे संभालती है, जिसे निष्पादन न्यायालय या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहते हैं। सीपीसी की धारा 47 हमें इसी कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताती है। आखिर इसकी भूमिका क्या है, ये क्या-क्या कर सकती है? धारा 47 बिल्कुल साफ कहती है कि निष्पादन से जुड़े सारे सवाल, जैसे कि डिक्री का निष्पादन कैसे होगा, वो पूरी हुई या नहीं, उसकी संतुष्टि हुई या नहीं, इन सभी का फैसला सिर्फ और सिर्फ निष्पादन न्यायालय ही करेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन सवालों के लिए कोई नया केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। सारे फैसले इसी एक कार्रवाई में होंगे। अब आते हैं इस विषय के सबसे बुनियादी, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। निष्पादन न्यायालय का काम डिक्री को लागू करना है, उसकी जांच पड़ताल करना नहीं। वो डिक्री के पीछे जाकर ये नहीं देख सकता कि फैसला सही था या गलत। जो डिक्री में लिख दिया गया, बस उसे ही अमल में लाना है, फुल स्टॉप। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी कहती है कि ये डिक्री तो धोखाधड़ी से हासिल की गई है, या ये फैसला तो गलत आदमी के खिलाफ आ गया, या खुद डिक्री ही गलत है। तो निष्पादन न्यायालय इन दलीलों को सुन भी नहीं सकता। उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ निष्पादन तक ही सीमित है। इस सिद्धांत को सरकार बनाम हरिमोहन के मामले में बहुत मजबूती से स्थापित किया गया था। अदालत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, एक निष्पादन न्यायालय निष्पादित की जाने वाली डिक्री की वैधता या उसकी शुद्धता पर किसी भी तरह की आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा मौलिक नियम है जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। लेकिन हम सब जानते हैं, कानून में हर नियम के कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं। तो वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जब निष्पादन न्यायालय डिक्री की वैधता की जांच कर सकता है?
चलिए इन दिलचस्प अपवादों पर एक नज़र डालते हैं। पहला अपवाद, जब डिक्री शुरू से ही शून्य हो यानी वॉइड अब इनिशियो। इसका एक क्लासिक उदाहरण है किसी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पास कर देना जबकि उसके किसी कानूनी प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लाया ही न गया हो। ऐसी डिक्री कानून की नज़र में जन्म से ही मृत होती है और उसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा अपवाद है जब डिक्री की भाषा ही साफ न हो, अस्पष्ट हो या एम्बिग्युअस हो। अगर डिक्री पढ़कर ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है, तो निष्पादन न्यायालय उसे लागू करने से पहले उसका सही मतलब समझने के लिए उसकी व्याख्या कर सकता है। और अब तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अपवाद, क्षेत्राधिकार का अभाव यानी लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अगर डिक्री किसी ऐसी अदालत ने पास कर दी है जिसके पास उस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं था, तो वो डिग्री एक रद्दी के कागज के बराबर है, वो शून्य है और निष्पादन न्यायालय इस आधार पर उसे लागू करने से साफ इनकार कर सकता है। इस बात को खैरुल्लाह बनाम बद्री के मामले में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया था। अदालत ने कहा था कि अगर कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार नहीं है तो पार्टियों की आपसी सहमति भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। मतलब अगर कोर्ट के पास किसी मामले को सुनने की पावर ही नहीं थी तो पार्टियां चाहे कितना भी सहमत हो जाएं, उसका फैसला हमेशा शून्य ही रहेगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार यही है कि केस जीतना लड़ाई का सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उस जीत का असली फल, असली न्याय तो निष्पादन की प्रक्रिया से ही मिलता है। ये हमारी न्याय प्रणाली की वो आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी है जो कागज पर लिखे इंसाफ को जमीनी हकीकत में बदल देती है।